Welcome viewers and aspirants. I am Kanhaiya Jha and this is Vrinda Academy Official. Today I will discuss the topic Preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हर एक एग्जाम में प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आपने देखा होगा इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दिस सेशन आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन प्रीएम्बल इन द वे that will clear your concept regarding the preamble. तो let us start discussion on preamble. सबसे पहले समझते हैं कि ये preamble क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये preamble कैसे आया, क्या लोगों ने इसके बारे में कहा है। तो पहले हम लोग देखें preamble का टेक्स्ट क्या है। अगर आप टेक्स्ट को कवर करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती रहे। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश के वर्ड से फेमिलियर हो जाए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी के वर्ड्स को भी ध्यान में रखें। प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। चलते हैं, जैसे हिंदी का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और बाकी चीजें हैं यहाँ पे। सिमिलरली इंग्लिश में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ये पूरा हमारा प्रीएम्बल का टेक्स्ट है। एंड इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट is drafted in the way that is in single line। इस तरीके से इसको बनाया गया है कि केवल एक लाइन में ये पूरी कहानी को सामने रखता है। देखो, सबसे पहले आते हैं कि प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रीएम्बल। तो जैसे हम लोग किसी बुक को देखते हैं और बुक के बिल्कुल शुरू में हमें दिखाई पड़ता है ऑथर्स व्यू या लेखक के विचार। उसी तरह से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने यह सोचा कि क्यों ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को कुछ इस तरह से रीडर्स के सामने रखा जाए, जिससे रीडर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले ही ये बात समझ में सके कि भाई अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है। विच थॉट और द प्रिंसिपल इज टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी बात हमें यहां इसको पढ़ने से पता चल जाती है। लिटरली अगर हम आए यहां पर तो हम देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल इज नथिंग बट एन इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाइलाइट्स द प्रिंसिपल, द आइडियोलॉजी एज वेल एज द विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का एक ऐसा ब्यौरा है, एक ऐसा विवरण है, एक ऐसी भूमिका है जिससे संविधान के दर्शन, संविधान के मूल्य और संविधान के विषय में सार गर्भित जो एसेंस है वो प्राप्त होता है। देखो, अब आते हैं कि ये जो प्रीएम्बल है, अगर हम इसको देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसने प्रीएम्बल को सामने रखा, बल्कि वेरी फर्स्ट इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट इंट्रोड्यूस प्रीएम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों हुआ? यू नो वेरी वेल, जो ब्रिटिश यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और लिखित है, वहां पर प्रीएम्बल को रखने की कोई जगह थी ही नहीं। लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, एंड दैट इज व्हाई हियर यू कैन फाइंड अ रिटन टेक्स्ट इन फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हम प्रीएम्बल लिखने की परंपरा को देखते हैं कि वो सामने आता चला गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इसको अपनाया। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रीएम्बल को रखा गया था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम देखते हैं कि प्रीएम्बल था, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने प्रीएम्बल को साथ में रखना छोड़ दिया। तो हमारे यहां पर प्रीएम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना को किसी भी लॉ के साथ इंट्रोड्यूस करने की एक पुरानी परंपरा थी, एक कस्टम ऑलरेडी सेट था। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि जब ये प्रीएम्बल लोगों के पास गया तो लोगों ने इस पर अपने अपने विचार दिए। ये जो विचार हैं इस पर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जनरल नॉलेज के पर्पज से भी ये विचार बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जब इन्होंने प्रीएम्बल को पढ़ा तो ये कहते हैं कि भाई व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग,
हमने जो सपनों में सोचा, दीर्घकालिक सपनों में सोचा, वही तो हमारा प्रियम्बल बन रहा है। इसी तरह से अर्नेस्ट बार्कर, वन ऑफ द रिनाउंड एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषज्ञ थे, जब इन्होंने हमारा प्रियम्बल पढ़ा तो सीधा वो कहते हैं कि इट इज द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान की एक कुंजी है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल को समझ पाओगे। सिमिलरली N.A. पालकी वाला, अगेन ये भी बहुत बड़े एक्सपर्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कहते हैं कि दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप केवल प्रियम्बल को पढ़ लो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ और लोग हैं जिनके बारे में भी क्वेश्चन बने हैं, आते हैं। कौन है वो? एम हिदायतुल्लाह, यू नो वेरी वेल, वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कहते हैं कि भाई प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे ये अक्सर कंफ्यूज करता है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई B.R. अम्बेडकर ने प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ये बात यही से दिमाग में निकाल देंगे। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो रिट है, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसको कहा है उन्होंने। तो जहां पर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, दो विचार दिखाई पड़ते हैं। एक B.R. अम्बेडकर जो आर्टिकल 32 को रखते हैं, वही हिदायतुल्लाह जो हमारे प्रियम्बल को कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से अलग अलग विचार हैं। K.M. मुंशी की बात आती है तो K.M. मुंशी कहते हैं कि दैट इज द होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की ये जन्म कुंडली बनती है। इसी तरह से ठाकुरदास भार्गव ने भी इसको मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो जब भी ऑप्शन में आए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु टोल्ड द प्रियम्बल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वुड बी वेदर हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव। तो इस तरह से प्रियम्बल को बहुत ज्यादा सम्मान मिला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और ये सारी बातें क्वेश्चंस में पूछे जाते रहे हैं, यू नो वेरी वेल। अब आओ कि आगे चलते हैं। हमारा प्रियम्बल आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे, ये इंट्रोडक्शन पहुंचा कैसे? तो इसकी भी एक कहानी थी। जब ब्रिटिशर्स ने पावर हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय की इंतरिम गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, तो हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठती है, उसी समय हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर हैं, दे विल ट्राई टू फ्रेम सच अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी इन इंडिया, ये सारी बातें। और अगेन इन्होंने कहा कि भाई सोवर्निटी हो और सोशलिस्ट हो, ये सारी बातें उसमें थी। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और इसी के बेस पर फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था लेटर, बाद में देखो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो वेस्ट हो जाता क्योंकि ये पूरा काम तो कर लिया गया था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि क्यों ना इसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, इसी को सम्मान दिया जाए और बाद में चलकर यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ द प्रियम्बल एडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के साथ ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया इन फॉर्म ऑफ द प्रियम्बल, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो क्वेश्चन अगर आए कि भाई हमारा प्रियम्बल किस पर बेस है, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। आज तक प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है एंड इट वाज विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और 3 नए वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रियम्बल जो हमने देखा वो सामने आता है। अब हम चलते हैं कि आखिर प्रियम्बल के पूरे जो टेक्स्ट हैं उनका क्या क्या रेफरेंस है, वो क्या क्या हमें बताता है। तो दैट इज क्वाइट इजी टू कॉम्प्रीहेंड, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल्स एक्सप्लेन्स अबाउट
4 थिंग्स, केवल 4 चीजों को ये बताता है, इसी को दिमाग में रखना है। पहली चीज है जो है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, आखिर सत्ता का स्रोत क्या है भारत में। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य जो हमारा भारत है इसकी प्रकृति कैसी है। तीसरा, जो हमारा भारत है आखिर इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, किन चीजों को ये प्राप्त करेगा। और सबसे लास्ट में ये बताता है डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ इनैक्टमेंट। यही 4 बातें ध्यान में रखनी है। चलते हैं वन बाय वन, हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहला आया सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सत्ता का स्रोत। सत्ता आखिर होती क्या है? तो सत्ता, ऑथोरिटी वो पोजीशन है जो डिसीजंस लेता है, एग्जीक्यूट करवाता है। और इंडिया में देखो, अगर हम पास्ट में चले जाएं तो ऑथोरिटी किसके पास थी? तो वो थी राजाओं के पास, वो थी एम्पायरर्स और किंग के पास और रूलर्स के पास। लेकिन अब हमारा प्रियम्बल अनाउंस करता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं जो अब अपने ऊपर खुद ही इस लॉ को इनैक्ट करवा रहे हैं और हम लोग इसको खुद ही फुलफिल करेंगे, एनफोर्स करेंगे। मतलब अब हमारा जो पुराना राजा था, पुराने प्रिंस थे, पुराने किंग थे, वो हम पर रूल नहीं करेंगे, बल्कि रूल कौन करेंगे? तो हम खुद अपने लिए कानून बनाएंगे, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वही हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो सोचो ये क्या मीनिंग लेकर आता है। दिस इज क्लियर अनाउंसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपुल। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा लोकतंत्र स्थापित हुआ, पॉपुलर सोवर्निटी इसी को कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वी द पीपुल ऑफ इंडिया टर्म इज नॉट एन ओरिजिनल टर्म, रेदर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हम लोग इस बात को थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि इज इट ट्रू और फॉल्स। क्या हमने इसको एज इट इज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और वी अमेंडेड दैट प्रोविजन। आते हैं प्रीलिम्स में, अगर आएगा तो ये आप लगाएंगे कहां? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन अगर ये मेंस में आया तो मेंस में वैसे नहीं आएगा, बट कीप इन माइंड कि द टर्म वी द पीपुल ऑफ इंडिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टर्म मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाउ? चलते हैं इसको समझते हैं कि देखो ये दोनों स्टेट का प्रियम्बल है। अगर हम इंडिया के प्रियम्बल को देखें तो ये स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब भारत क्या है? तो इट इज इंटैक्ट टेरिटरी, एकीकृत राज्य है, इसका कोई विभाजन नहीं है। लेकिन अमेरिका कहता है कि वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट मतलब वो शुरू से ही कहता है कि भाई हम राज्यों के संघ हैं, वी आर द फेडरेशन ऑफ स्टेट। जबकि इंडिया कहता है नो, वी आर द कंट्री इंडिया अलोन, हमारा कोई विभाजन नहीं है, हमारा कोई डिवीजन नहीं है। तो दिस टर्म इज नॉट एज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसी चीज को कहते हैं पॉपुलर सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट। तो कीप इन माइंड। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टेट, हमारे राज्य की प्रकृति। जो हमने स्टेट इंडिया बनाया है, ये इंडिया आखिर कैसा होगा, भारत का स्वरूप कैसा होगा, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर प्रियम्बल। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सारी चीजों को एक साथ रखता है। अब आते हैं, देखते हैं कैसे। देखो नेचर ऑफ स्टेट 4-5 दिखाई पड़ रहे हैं। पहला सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक गणतंत्र। तो इस तरह से 5 चीजों को हमारा प्रियम्बल अनाउंस करता है। अब आते हैं एक एक करके, लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन डेप्थ। सबसे पहला सोवर्निटी। अब सोवर्निटी क्या होता है? देखो सोवरेन संप्रभुता वह पोजीशन है, इट इज काइंड ऑफ पोजीशन दैट इनेबल्स ए स्टेट टू कैरी आउट देयर पॉलिसी डिसीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस। पहले हमारे यहां पे हम देखते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऑर्डर इनैक्ट होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अब यह बात हो गई कि नहीं, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे प्रेसिडेंट ने अगर किसी लॉ को, किसी बिल को इंडोर्स कर दिया है तो वो अब एग्जीक्यूट होगा।
और यही बताता है सोवर्निटी। तो सोवर्निटी का मतलब सुप्रीम ऑथोरिटी है, और ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब ही सुप्रीम होता है। अब हमारे यहां पे जो लॉ बनाया जाएगा, जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, दैट विल बी टेकन बाय द इंडियंस ओन। हम लोग खुद ही लेंगे, दूसरी कोई बॉडी नहीं होगी जो हमारे लिए डिसीजन लेगी। जो हमारी सोवर्निटी है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो बड़ी खास बनाती है सोवर्निटी को। देखो, ये एब्सोल्यूट होता है, मतलब सोवर्निटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अगर हम इंडियन या हमारी पार्लियामेंट किसी टेररिस्ट के साथ या किसी नक्सली के साथ हम कहते हैं कि तुम्हारा भी रूल चलेगा, हमारा भी चलेगा, तो दैट विल बी द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सोवर्निटी। ये नहीं होता है, ये परमानेंस होता है। पार्लियामेंट के लॉ बन गए तो लॉ तभी चेंज होंगे जब पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किए हैं, बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिवर्सलिटी, पूरी दुनिया में लॉ लागू होंगे। अगर हमारे सिटीजन्स जाएंगे बाहर तो उन पर भी इंडियन लॉ इन्फोर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, इनएलिएनेबिलिटी, इनविजिबिलिटी, ये सारी चीजें सोवर्निटी को कुछ खास बनाती हैं और ये बातें अलग होती हैं। सोवर्निटी के हालांकि कई सारे रूप होते हैं। अब जैसे ये पॉलिटिकल साइंस में कि जैसे टिटुलियर मतलब नाम मात्र का, रियल, डी फैक्टो, डी ज्यूरे, ये सब अलग अलग फॉर्म है। हमारी जो सोवर्निटी है वो पार्लियामेंट में वेस्टेड है और पार्लियामेंट ही इसको एक्सरसाइज करती है। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये पूरी सोवर्निटी ये बात की गारंटी देती है कि हम ना तो किसी के डोमिनियन है और ना ही हमारा कहीं पर सबमिशन दिखता है, ना ही हमारे ऊपर कोई अधिकार कर सकता है। हम किसी भी डिसीजंस को फ्रीली लेते हैं। एक बार ये डिबेट आया सामने, जब बात हुई कि कॉमनवेल्थ में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कॉमनवेल्थ में क्यों पार्टिसिपेट करें भाई, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नेहरू जी ने यहां पर कहा कि देखो, कॉमनवेल्थ में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेजोरिटी के साथ होंगे और हमारे वॉइस को ग्लोबल फोरम पे सुना जाएगा। तो वो अलग है, वो अपना डिसीजन है। तो हम आज किसी भी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए एबल हैं, हम सक्षम हैं। अगर किसी ने हमें चैलेंज किया तो यहां तक पावर है गवर्नमेंट को कि उसको सप्रेस कर दे, उसको अप्रूट कर दे। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड विथ नक्सलीज। जब नक्सलियों ने देश को चैलेंज किया तो आज देखो पूरा उनका एक तरह से डिमोलिशन हो रहा है। हम लोग किसी टेरिटरी को भी दे सकते हैं, इसी तरह से हम अपने टेरिटोरियल डिसीजन खुद ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन जब 2019 में हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, बट यू नो वेरी वेल जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया एंड विथ बाय वर्च्यू ऑफ द sovereignty we are able to draft, we are able to design, redraw our map, और ऐसा इंडिया ने करके दिखा दिया। तो ये है सोवर्निटी का नेचर। दूसरा जो फीचर है वो है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, समाजवादी। तो यहां पर एक सीधा सा मीनिंग है कि जो भी गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसी को कहते हैं सोशलिज्म। हाउएवर टेक्निकल मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। टेक्निकल मीनिंग अंतर, टेक्निकल मीनिंग होता है सोशलिस्ट, जो ये टर्म आया है वो कैपिटलिस्ट के अपोजिशन में आया है, उसके अगेंस्ट में आया है। सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट है, उस दोनों का जो पूरा का पूरा एक वार है, एक डिबेट है। वो डिबेट बनता है कंट्रोल ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हु विल बी द ऑनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहे खनिज हो, चाहे जल, चाहे जमीन हो, चाहे हवा हो, इन सब पर, इवन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, इस पर किसका नियंत्रण होगा। अगर ये नियंत्रण किसी इंडिविजुअल का होता है, इफ कंट्रोल वुड बी एन इंडिविजुअल, द सिस्टम विल आइडेंटिफाइड एज कैपिटलिस्ट। लेकिन अगर उस सिस्टम पर, मीन्स ऑफ कंट्रोल और प्रोडक्शन पर सोसाइटी का कंट्रोल होगा तो वो कहा जाएगा सोशलिस्ट। तो जब यहां पर कंट्रोल इंडिविजुअल का होगा तो इसी को कहते हैं कैपिटलिस्ट, और जब कम्युनिटी का होता है तो इसी को कहते हैं कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट। अब यहां पे देखो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, तो जब कम्यून का बात होता है तो कम्यून का मतलब गांव या प्रोविंस। रसिया के कम्यून को गांव या प्रोविंस से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज द वे यू बी अंडरस्टैंड दिस। और सोशलिस्ट हमारा वाला, हालांकि हमारा सोशलिस्ट उनके कम्युनिस्ट से बहुत अलग है। हमारा सोशलिस्ट किस तरह का सोशलिस्ट है, तो वो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और थोड़ा इसको पहले और बेसिक समझते हैं
कि देखो सोशलिस्ट टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946। जब 76 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा था अंडर द सुपरविजन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, उसी समय यह डिसाइड किया गया कि भाई नेचर ऑफ स्टेट मस्ट बी डिफाइंड with respect to the control over means of production। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने प्रोडक्शन के सारे मीन्स को, जल जंगल जमीन खनिज को कुछ ऐसे यूज करेंगे, कुछ ऐसे कंट्रोल करेंगे जिससे आम लोगों का भला हो। तो यहां पर यह बात गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने फिर हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड ऐड कर दिया। अब आते हैं आगे कि हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा है। तो देखो इस पर बहुत सारे डिबेट हुए। एक बार डिबेट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और ये केस था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर इन्होंने सीधा कहा कि हमारा जो सोशलिज्म है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब यहां पर किसी को यह नहीं कहा जाएगा कि आप संपत्ति छोड़ दो, बल्कि हम कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे जिससे इनइक्वालिटी खत्म होगी और इक्वालिटी प्रमोट होगी। लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो विभेद है वो कम होगा, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और पूरा सिस्टम कैसा बनेगा तो इक्वल बनेगा। इसी पर बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी को खत्म करना, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी को खत्म करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो सोशलिज्म है दैट इज ब्लेंड, मिक्सचर है। किसका? तो गांधीयन प्रिंसिपल एज वेल एज मार्क्सिज्म। मार्क्स कहते थे कि भाई संपत्तियों को किसमें बांटो तो लिबर क्लास में बांट दो, और गांधी कहते थे बांटने का तरीका कैसा हो, अहिंसक, मतलब उसमें किसी तरह से फाइट ना हो, कत्लेआम ना हो। तो इस तरह से हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी है और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि सब जगह पे बैलेंस आए, कहीं भी डिस्पैरिटी नहीं हो। अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो नेचर ऑफ स्टेट है दैट इज द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो टर्म है, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ये नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग कि देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वहां पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को रखा गया, लेकिन जब रिलीजियस फ्रीडम को रखा गया वहां पर यह बात आई कि कौन से एक्ट, कौन सी गतिविधियां रिलीजियस मानी जाए और कौन सी नॉन रिलीजियस। तो वहां पर आर्टिकल 25 में एक वर्ड आया सेक्युलर एक्टिविटी, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है लौकिक गतिविधियां। तो वहां पर पहली बार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर का रेफरेंस दिखा था। हाउएवर द टर्म सेक्युलर इन प्रीएम्बल वाज एडेड फर्स्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऐड होता है। अब चलते हैं आखिर ये सेक्युलरिज्म क्या है और कैसे काम करता है। देखो दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, जैसे अपना पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ तभी उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम कैसे स्टेट हैं, तो हम तो भाई एक इस्लामिक स्टेट होंगे, सुन्नी स्टेट होंगे। बांग्लादेश पहले सेकुलर था, बाद में वहां पे चेंजेस होते रहे। तो हर एक स्टेट अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दे रहा था रिलीजन के बेस पर। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट रिलीजियस डोमिनेंस। हम अपने स्टेट के जो भी फंक्शंस होंगे वो न्यूट्रल टू द रिलीजन रखेंगे। रिलीजन के साथ हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। स्टेट विल कैटर ऑल विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। किसी भी चीज को हम फोकस नहीं करेंगे, बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म सर्विसेज देंगे। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो न्यूट्रल टू रिलीजन का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये बात सबसे पहले हम लोगों ने नहीं करी, बल्कि सबसे पहले जो था मार्सिलियस ऑफ पडुआ, एक स्कॉलर था, उसने एक किताब लिखी डिफेंसर पेसिस, और उसी में सबसे पहले उसने कहा था कि भाई रिलीजन को अलग कर दो, क्योंकि रिलीजन से क्या हो रहा है, तो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और स्टेट हर एक के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, किसी को प्रिविलेज दे देगा तो किसी को डिप्राइव कर देगा। अब कई सारे स्टेट होते हैं, जैसे एथेस्टिक स्टेट है दुनिया में जिनका कोई रिलीजन नहीं होता है, जैसे अपना यूएसएसआर है, क्यूबा है। कुछ थियोक्रेटिक होते हैं, रिलीजियस स्टेट, धार्मिक राज्य होते हैं जिनका अपना एक धर्म होता है और धर्म विशेष के आधार पर वो सेवाएं देते हैं। सेकुलर में भी डिफरेंसेस हैं।
कुछ सेकुलर पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। दोनों में क्या अंतर है इसको थोड़ा समझते हैं कि देखो इंडिया, यूएसए, फ्रांस, हर जगह पे हम देखते हैं सेकुलरिज्म है, लेकिन जो कुछ देश हैं वहां पर निगेटिव सेकुलरिज्म है। निगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन एंड स्टेट रिक्वायर नो रिलीजियस प्रैक्टिस एट द कम्युनिटी एट द स्टेट प्लेसेस। कहीं भी जहां राज्य का क्षेत्र है वहां पर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टेट उसमें कुछ नहीं करेगा। देखो इसके बड़े अलग डायमेंशन है। जैसे स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह के रिलीजियस एजुकेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कि रिलीजन इज काइंड ऑफ थॉट, काइंड ऑफ बिलीफ, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर एक रिलीजन में कुछ अच्छी बातें होती हैं। जैसे हिंदुइज्म को देखो आप, तो यहाँ पे शांति, अहिंसा, सत्य, संरक्षण ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण को भी दिखाया गया है। वहीं इस्लाम में देखो तो ईमानदारी है, कर्तव्य परायण है। इसी तरह से सिखिज्म में ब्रेवरी दिखाई पड़ती है। तो हम कहते हैं कि भाई व्हाई नॉट, स्टेट शुड एक्सेप्ट, शुड लर्न द प्रिंसिपल्स फ्रॉम द रिलीजन्स के प्रिंसिपल को तो समझा जाए। तो हम कहते हैं नहीं, हम जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फुलफिल करेंगे, रिलीजन को एज अ गाइडेंस फॉलो करेंगे। किसी रिलीजन में अगर कोई खराबी आ गई है, मान लो कहीं पर कोई कुरीति आ गई, लाइक कहीं पर पॉलीगेमी, बहुविवाह है, उसको रोका जाएगा। कहीं पर वीमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आवर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर अबाउट द रिलीजन। रिलीजन के जो भी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वी विल सपोर्ट देम, और जो भी खराब प्रैक्टिसेस, इविल प्रैक्टिसेस हैं, वी विल बैन देम। तो इसी तरह से हमने ट्रिपल तलाक को भी बैन कर दिया, हमने जो था सती प्रथा को भी बैन किया। तो इस तरह से इसका पर्पस यही है, इक्वालिटी आए, फ्रैटर्निटी आए। The objective of a state is not to interfere in the religious matter, rather state is looking to promote the religious feelings। तो इसी पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा था कि भाई जो हमारा सेकुलरिज्म है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है। SR बोम्मई, यू नो वेरी वेल, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो जब ये केस आया उस समय इसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, डेमोक्रेटिक, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, डेमोस मींस पीपल, वाइड, क्रेटिया मींस रूल। तो पीपल के जो रूल होंगे इसी को कहा गया डेमोक्रेसी। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, तो वहां से आया। एक बार अब्राहम लिंकन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। बट दैट इज नॉट ट्रू, इट इज इनकम्प्लीट। व्हाई? तो देखो, आज हम अगर देखें, चीन के प्रेसिडेंट, चीन के जो हमारे शी जिनपिंग हैं, वो भी तो वहीं के लोगों के द्वारा चुने गए, बट वो तो अपने ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट चाइना इज नॉट बिलीव टू बी द डेमोक्रेसी, नहीं माना जाता है। तो उसके भी कई सारे रीजंस रहे। देखो, डेमोक्रेसी के केवल यही फीचर्स नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर है। सबसे पहला जो फीचर आता है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कहीं भी अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, इट मींस वहां पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। एक्सप्रेशन नहीं है, डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। सिटीजन के पार्टिसिपेशन नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह से इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ऑल आर द ट्रेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इनके बिना डेमोक्रेसी को नहीं पहचाना जा सकता है। आज कहते हैं हम बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि फ्री वॉइस है ही नहीं वहां पर। जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट प्रोटेक्टेड नहीं है। इसी तरह की बात पाकिस्तान में हो रही है। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज आइडेंटिफाइड। अब आते हैं कि डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का डेमोक्रेसी है। देखो, डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। छोटे देशों में अगर देखें, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पीपुल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। कानून बनाने में जनता सीधा सीधा पार्टिसिपेट करती है।
और यहां पर कई तरह के एक्सरसाइज, कई तरह के टूल्स हैं जो जनता को दिए जाते हैं, जैसे रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब अंतिम डिसीजन, कोई बिल आया, कोई लॉ आया, अंतिम डिसीजन जनता से पूछा जाएगा कितने लोग इसके फेवर में हो, कितने लोग इसके फेवर में नहीं हो। सिमिलरली इनिशिएटिव, पहल, जनता खुद से भी कह सकती है कि भैया हमको इस पर कानून बना के दो। इसी तरह रिकॉल सिस्टम वहां पे है, वापसी। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है, पीपुल हैज द पावर टू रिकॉल दैट रिप्रेजेंटेटिव। प्लेबिसाइट मतलब गवर्नमेंट में आस्क ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द मीन्स ऑफ प्लेबिसाइट। तो ये भी हो सकता है। हमारे यहां पे देखो क्या है, तो बड़े देशों में इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। हमारे यहां भी देखो एमपी हैं, एमएलए हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। अब इस तरह के प्रोविजंस अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। यहां कहीं पार्लियामेंट्री है तो कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलता है। अमेरिका is the best example where presidential form of democracy prevails. You know very well, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो तो प्रेसिडेंट ही और कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पर पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि वो किसी बिल को समझे, डिस्कस करे, डिबेट करे और फिर उसको एंडोर्स करे। तो दैट इज द वे। आते हैं आगे, डेमोक्रेसी के बाद अब शुरू होता है डेमोक्रेसी में ही ये बातें ध्यान रखनी है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर सोवरेनिटी पे है। लोगों का विश्वास जब तक रहेगा सरकार पर तब तक सरकारें शासन में रहेंगी। अब आते हैं लास्ट वन, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है लाइक हमारा प्रेसिडेंट, वो कोई भी आदमी बन सकता है। आप याद करो पहले ड्यूरिंग द मेडाइवल एज, उस समय अकबर का लड़का वही तो बनता था राजा, उसका लड़का राजा बनता था। तो दिस वाज द हेरिडिटरी किंग, वंशानुगत शासक थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब द हाईएस्ट पोस्ट इन द कंट्री विल बी होल्ड बाय एनीवन, कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। तो ऑर्डिनरी पर्सन, इवन आप देखो कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं दैट बिलोंग्स टू एसटी कम्युनिटी, डिस्पाइट दैट ही होल्ड्स एक्सरसाइज सुप्रीम ऑथोरिटी। व्हाई? तो दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ रिपब्लिक। और इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो राष्ट्रपति के बारे में जितने प्रोविजंस है दैट सेज दैट एनीवन कैन होल्ड द पोस्ट। तो ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अलग बनाती हैं। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या है कि ये जो हमारा सॉवरेन सेक्युलर स्टेट है ये आखिर करेगा क्या। तो देयर इज डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीएम्बल। 4 ऑब्जेक्टिव रखे गए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब ये सारी जो बातें हैं वन बाय वन इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़े डिटेल में। सबसे पहली बात आई कि जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो देखो जस्टिस मींस जस्ट राइट, जो सही है, जो उचित है, उसी को कहते हैं जस्टिस। अब अपने यहाँ पे जो पुराने टाइम में हम देखें तो वहां बहुत ज्यादा डिवाइड था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। मैन वीमेन के बीच में डिफरेंस थे, पुअर रिच के बीच में डिफरेंसेस थे, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में डिफरेंसेस थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल डिफरेंसेस द सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ द जस्टिस। तो जस्टिस कहता है कि यहां पर कैसा बिहेव होगा तो बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई जस्टिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। जहां जस्टिस प्रिवेल नहीं करती है वहां क्या होता है। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे सेंट ऑगस्टाइन, और वो कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ जस्टिस व्हाट इज सोवर्निटी। तो बट ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी, केवल रॉबरी ही बचेगा जहां पर कुछ ही लोगों को बेनिफिट्स स्टेट शेयर करेगा। तो इस तरह से जस्टिस इज द प्रिंसिपल, इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइटेड इन प्रीएम्बल। अब हमारे प्रीएम्बल का क्या फीचर है कि दैट नॉट ओनली एम्फेसाइज ऑन द लीगल जस्टिस बट ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ जस्टिस। लॉ की तो ये बात ही नहीं करता है। आखिर ये जो इक्वलिटी है ये कहां होगी? तो दैट इज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी, समान व्यवहार होगा, उचित अनुपात होगा, ताकि ये जो एरिया है वो बहुत बैलेंस हो जाए। यहां पर वी मस्ट कीप इन माइंड लीगल जस्टिस इज नॉट रिटन। यहां पर लीगल जस्टिस की बात होती ही नहीं है क्योंकि लॉ तो अभी
इन द प्रोसेस है, प्रियम्बल आएगा तब तो बनेगा बाकी के प्रोविजंस। तो ये चीजें। अब आती है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हो बेरियो में जकड़ा हुआ है ये। लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ हिंड्रेंस, किसी भी तरह के प्रतिबंधों का अभाव ही कहलाता है लिबर्टी। लेकिन क्या इतना काफी है? अगर हम कहें कि अगर इसको बंधन से आजाद कर दें तो ये बराबर जीने लगेगा, तो बिल्कुल नहीं। अब इसको भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउस, तब जाकर ये एक इक्वल लाइफ एंजॉय कर पाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी के बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म को लेता है, और ये केवल एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट, प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव सेंस में लेता है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। और प्रियम्बल में खासकर लिबर्टी के जो इंटरनल डायमेंशंस हैं, लाइक थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, याद कर लेंगे। इन्हीं 5 चीजों को, जो अपना विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है, इनकी स्वतंत्रता की बात करता है, ताकि इंटरनली लोग जो हैं अपने आप को समझ पाएं, अपने आप को जो है वो बड़ा कर पाएं। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी के भी इंटरनल एस्पेक्ट को कवर करता है। इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा, ऐसा कोई समुदाय नहीं होगा जो सुप्रीम है, जो रूलर है, बल्कि सब लोग, मैन एंड वीमेन आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। कानून की नजर में सब बराबर होंगे। दैट इज द सेंस ऑफ द इक्वालिटी। अब इसी इक्वालिटी को अगर हम लोग देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को बहुत अलग तरीके से रखता है, और इसका ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि इक्वालिटी कैसी हो, तो उसमें हर एक को अपने जो कॉम्पिटेंस है उसके अकॉर्डिंग राइट मिले, उसको वो पोजीशन मिले। लास्ट वन, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। अब बंधुत्व क्या हुआ? बंधुत्व हुआ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में भाईचारे की भावना, किसी तरह का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, देयर मस्ट नॉट बी डिफरेंसेस, कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसी से फ्रैटर्निटी आएगी। तो जब आप लिबर्टी देते हो, इक्वालिटी देते हो, जस्टिस देते हो, तो अपने आप फ्रैटर्निटी आ जाती है। अब जो खास बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, वो फ्रैटर्निटी को मींस मानता है और इंड बनाता है किसको? तो फ्रैटर्निटी से हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन प्राप्त होगी। मतलब अगर हमने बंधुत्व को बढ़ावा दिया तो हमारे यहां पर हर एक इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी, जो गरिमा है, मानव के रूप में मानव की एक पहचान है, वो हम लोग स्थापित कर सकते हैं। किसी तरह से कोई विभेद नहीं होगा जब हम लोगों को अपना भाई, अपना सगा समझने लगेंगे। तो ये है फ्रैटर्निटी का सेंस। और जब हम लोग अपने आप को जुड़ा हुआ समझेंगे तो क्या भारत अलग हो पाएगा? नहीं होगा। और यही सेंस है हमारे प्रियम्बल का कि प्रमोट जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन विल ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश। ये खुद ही स्थापित हो जाएगा, और यही बात बनाती है खास इसको। अब आते हैं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा नेशन टर्म यहां पे लिखा हुआ है इन प्रियम्बल, द टर्म स्टेट इज नॉट मेंशन्ड, कीप इन माइंड। स्टेट हमारे प्रियम्बल में लिखा नहीं है, दैट इज नेशन। अब नेशन क्या होता है पहले समझें इसको, कि नेशन इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लोग क्या सोचते हैं जब लोग किसी प्रदेश, किसी रीजन्स को अपना मानते हैं, अब लोगों को अपना मानते हैं, तो सच अ सेंस इज आइडेंटिफाइड एज नेशनलिटी। तो यही बात है कि अ लार्जर बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय द कॉमन डिस्टेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज, कंट्री और टेरिटरी कॉल्ड नेशन। तो उसको नेशन कहा जाता है। और जब हम भाईचारे और बंधुत्व की भावना के साथ चलेंगे तो नेशन हुड तो आ ही जाएगा। तो यही बात प्रियम्बल हमारा प्रमोट करता है। और आप देखो ये हुआ भी 1947 के बाद कितने देश आए। एक तरफ श्रीलंका बना, पाकिस्तान बने, और भी बहुत सारे देश आए। पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश में टूट गया, श्रीलंका में गृह युद्ध हुए, बहुत सारे देश टूट गए। डिस्पाइट दैट इंडिया रिमेन इंटैक्ट। रीजन इसका था कि हम लोग मानते हैं कि पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है, सब लोग एक ही हैं। मराठी, गुजराती और बिहारी और तमिलियंस तो बस पहचान की बात है।
अब लास्ट थिंग जो हमारा प्रियम्बल कहता है वो है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, कब स्वीकार्य हुआ। तो प्रियम्बल सीधा अनाउंस करता है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, दैट इज 26 नवंबर 1949। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा रखा हुआ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडोर्स किया, एक्सेप्ट किया। और इसीलिए जब हम इस डेट को देखते हैं तो इसको मेमोराइज बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी डिक्लेयर किया गया 26 नवंबर 1949। तो ये इसकी बात है। हाँ, लेकिन जो ये खास बनाता है उस दिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है 26 नवंबर 1949 को, बल्कि कुछ ही प्रोविजंस लागू हुए, जैसे सिटीजनशिप का पूरा प्रोविजन आ गया, इलेक्शंस के, पार्लियामेंट से, और भी कुछ टेम्पररी प्रोविजंस को लाया गया। रीजंस बहुत क्लियर थे कि भाई आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो सरकार कैसे बनेगी जब तक कुछ प्रोविजंस को लागू नहीं करेंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे और सरकारें बनकर नहीं आएंगी। ये सारा काम जो था वो पूरा काम बी आर अम्बेडकर के लीडरशिप में हुआ, हेंस समटाइम इट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रियम्बल आता है। यही आया कि भाई प्रियम्बल में तो 26 नवंबर का डेट है, उस दिन रिपब्लिक डे क्यों नहीं मनाते हैं। तो देखो बहुत क्लियर है कि रिपब्लिक डे हमारा जो मनाया जाता है दैट इज ऑन 26 जनवरी, इस दिन मनाया जाता है। अब इसके रीजंस क्या हैं? तो इट वाज वेरी फर्स्ट इन 1930 26 जनवरी 1930 लाहौर में पहली बार हमने तिरंगा फहराया और वी डिक्लेयर्ड आवर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता की घोषणा उसी दिन हुई और इसी के कारण हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन इनैक्ट हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। तो ये थी प्रियम्बल की पूरी कहानी। कुछ और विवाद हैं जो प्रियम्बल को खास बनाते हैं, दैट इज प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दिस हैज बीन डिबेटेबल, ये बहुत डिबेटेबल रहा। इसके पीछे 3 केस हैं जो क्लियर करते हैं। जब पहली बार ये बात सामने आई कि प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो ये बात थी 1960 की, एंड इट वाज बेरुबारी यूनियन केस। ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस था। प्रेसिडेंट कुछ पूछना चाह रहे थे उस समय के सीजीआई से अंडर आर्टिकल 143। तो सीजीआई जो उस समय थे वो थे गजेंद्र गडकर साहब ने कहा नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट रिफ्लेक्ट्स द की ऑफ द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी तो है, लेकिन ये प्रियम्बल पार्ट नहीं है। हाउएवर लेटर इट आइडेंटिफाइड एज द डिसीजन वाज नॉट ट्रू, ये सही नहीं था। आगे चलकर बेरुबारी केस को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। अब केशवानंद केरल के एक मठाधीश थे। जब केस ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी हुई थी, 13 जजेस बेंच, और अप्रैल 24 1973 को डिसीजन आया। और इसी डिसीजन में यू नो वेरी वेल कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, संविधान के मूल ढांचे को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि भाई प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंद भारती में याद रख लेंगे। और बाद में यह भी जोड़ा गया कि भाई किसी भी प्रोविजंस को अगर आप देखते हो तो उसको प्रियम्बल के लाइट से देखो, ताकि आपको समझ में आए कि अगर कोई प्रोविजन लिबर्टी को इंश्योर कर रहा है तो दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन प्रियम्बल, तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। तो दिस वे प्रियम्बल आइडेंटिफाइड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रियम्बल को भी ठीक वैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया जैसे अलग अलग प्रोविजंस को, हर एक प्रोविजंस को डिबेट किया गया, उस पर वोटिंग हुई, उसी तरह से प्रियम्बल पर भी ये सारे काम हुए थे। तो दैट इज व्हाई प्रियम्बल इज ऑब्वियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड, दोबारा भी इसने कहा जब LIC का एक केस आता है हमारा 1995 में, तो इस तरह से प्रियम्बल आया। अब प्रियम्बल में अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, तो देखो अब तक तो जो बात थी वो ये थी कि भाई प्रियम्बल को पार्ट ही नहीं माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। जब पहली बार केशवानंद भारती में यह बात मान लिया गया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब प्रियम्बल केम अंडर द प्रीमाइसेस, अंडर द टेरिटरी ऑफ द आर्टिकल 68, आर्टिकल 368 के टेरिटरी में आता है ये। और पहली और अंतिम बार हमारे प्रियम्बल को
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड किया गया और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी टर्म को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन प्रियम्बल में कोई डेरोगेटरी, कोई कम तर मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब कि क्या प्रियम्बल एब्सोल्यूट है, इसके भी क्रिटिसिज्म है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि देयर इज क्रिटिसिज्म कि भाई प्रियम्बल किसी तरह के पावर का सोर्स नहीं है, किसी तरह के ऑथोरिटी या प्रोविजंस को ये लेके नहीं आता है, प्रोहिबिशन नहीं देता है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो ये 2-3 क्रिटिसिज्म है। कुछ कहते हैं कि इसमें 19th सेंचुरी के थॉट्स दिखाई पड़ते हैं, दीज आर द प्रियम्बल, लिमिटेशंस ऑफ प्रियम्बल। लेकिन बात यह है कि देखो, अगर हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्शन, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन में बांध देंगे तो वो बहुत रिजिड हो जाता है, बाद में उसमें एड ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो थॉट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट मस्ट नॉट बी डिफाइंड क्लियरली, एक साथ उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि ये तो आइडियल प्रिंसिपल है दैट विल फ्लो एंड ग्रो विथ ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इसको बदलने दो, बड़ा होने दो। और यही बात थी। हालांकि नॉन जस्टिसिएबल ये हमेशा नहीं रहता है। अगर हम किसी और प्रोविजंस को मिला दें इसके साथ और फिर क्लेम करें तो इन दैट केस जुडिशियरी में हियर दैट मैटर, तब उसको सुना जाएगा। तो ये खास बात है जो प्रियम्बल के साथ अलग ही दिखाई पड़ती है। लास्ट वन, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है प्रियम्बल में। हमने देखा कि जो हमारा स्टेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उन सब के साथ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। और ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वर्ड्स को बेसिक स्ट्रक्चर में रख लिया है, लाइक केशवानंद भारती में रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवर्निटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। SR बोम्बई में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस। तो इस तरह से पूरा प्रियम्बल हमारा एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है और हर एक प्रोविजन अपने आप में एक पूरी कहानी के साथ बना हुआ है। तो ये सारी कहानियां हमने जो किया आज, दैट इज फॉर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, ये पूरा का पूरा कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू इन फॉर्म ऑफ PDF। तो विजिट वृंदा एकेडमी वेबसाइट वृंदाएकेडमी.in, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है वृंदा एकेडमी, आप इसको सर्च करेंगे मिल जाएगा और वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। जो कोर्सेज डिटेल हैं इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और इस पर एक लाइव हम लोग MCQ सीरीज चलाएंगे, जिस पर आपके जो भी डिस्कशन होंगे रिकॉर्डेड वाले, उस पर लाइव आपको आंसर करने हैं। तो दिस विल बी द वे टू इंटरेक्ट विथ एस्पायरेंट्स। और सब लाइव क्लासेस में जुड़ो, आंसर बनाओ आप लोग और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस कर। तो विद दिस वर्ड आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।